हेलो गाइस, वेलकम टू आयोटा एकेडमी। तो आज हम स्टार्टिंग से एक स्क्रैच से एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि पावर बीआई की हेल्प से हम कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिपोर्ट्स बना के देखेंगे कैसे नेविगेट करते हैं, और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे एक अच्छा सा डैशबोर्ड जिसमें हम स्विच कर सकते हैं दूसरी शीट्स पे, ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन, सारे एडवांस, बेसिक टू एडवांस चीज़ें हम सारी सीखेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को समझना। अगर हम रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो फिर हम एनालिसिस भी गलत करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट शीट को पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे हमें बिज़नेस का ओवरव्यू दे रखा है कि हमारी जो कंपनी और यूएस वॉलमार्ट सेल्स का एनालिसिस करना है हमें। ठीक है, कंपनी का नाम है वॉलमार्ट, और ओवरव्यू दे रखा है कंपनी का कि वॉलमार्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल कंपनी इन द यूएस, offering a wide range of product including furniture, clothing, house appliances, toys, ऐसे करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, और इसमें हमें ब्रांच के बारे में दे रखा है कि जो हमारे पास डेटा है वो यूएस ब्रांच का है, और हमारे पास जो डेटा है यूएस ब्रांच के साथ साथ वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का है, यानी कि जनवरी टू जून तक का। तो हमें मतलब जितना भी एनालिसिस करना है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का करना है। और डेटा हमें दे रखा है एक्सेल फाइल में, एंड विल बी यूज टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव पावर बीआई डैशबोर्ड फॉर बिजनेस इंसाइट्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमें एक ऐसा इंटरेक्टिव पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना है जिसमें जो बिजनेस है वो आगे डिसीजन ले सके कि आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए स्टार्टिंग के 6 मंथ्स। तो अब रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि हमें फोकस किस किस टर्म पे करना है। The management team wants a single dashboard that provides a clear view of overall business performance, पूरे business के performance बताना है across different product category। ठीक है, सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस के बारे में बताना है कि जो हमारे पास सेल्स पर्सन है जितने भी हैं डेटा के अंदर, उन्होंने कितना टारगेट अचीव किया है। और कस्टमर बिहेवियर के बारे में बताना है कि क्या पैटर्न है कस्टमर के आने का, क्या खरीदते हैं उनसे ज़्यादातर। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प वॉलमार्ट्स लीडरशिप मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन टू इम्प्रूव सेल्स स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट फोकस एंड कस्टमर एंगेजमेंट। ठीक है, तो मेन जो मतलब वॉलमार्ट कंपनी का फोकस है कि उनको सेल्स की स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है, प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, और कस्टमर के इंगेजमेंट पे कि हमारे कस्टमर का बिहेवियर क्या है। तो उस हिसाब से हम लोग फिर प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो अब डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। एक तो हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास 6 मंथ्स का डेटा और एक्सेल फाइल में है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई है, और ऑर्डर्स दे रखे हैं हमें 300, मतलब कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उसमें 300 ऑर्डर आ चुके हैं। और ब्रांच के बारे में दे रखा है यूएस। ठीक है, और यहाँ पे हमें टेबल्स के बारे में दे रखा है कि हमारे पास टोटल 4 टेबल्स है, जैसे कि सेल्स टेबल, सेल्स पर्सन डिटेल, सप्लायर टेबल और कैटेगरी टेबल। और हमें टाइप्स भी बता रखा है कि जो सेल्स टेबल है वो हमारी फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल होती है जैसे हमारे पास जब भी मल्टीपल टेबल्स होती है तो हम उसके मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट टेबल मतलब होती है जिसमें हमारे पास ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक डिटेल्ड टेबल। ठीक है, देन डायमेंशन टेबल होती है जो डिस्क्रिप्टिव डेटा होल्ड करती है, जैसे कैटेगरी, कि उसमें कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कौन कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, या हम कहाँ से खरीदते हैं। ठीक है, तो डेटा को इंपोर्ट करते हैं पहले पावर बीआई में। तो पावर बीआई की एक फ़ाइल मैंने पहले से ओपन कर रखी है। ठीक है, अगर आपको सबसे पहले तो आपके पास पावर बीआई होना चाहिए। पावर बीआई फ्री टूल है, आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये एक फ्री टूल है जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो, वो भी फ्री में, और इसको सीखना बहुत इजी है। ठीक है, मार्केट में पावर बीआई और टैबलो ही एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल हैं, जिसमें से पावर बीआई का रेशियो काफ़ी बढ़ चुका है और इजी टू यूज़ है।
तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और ओपन करने के लिए आप सर्च बार में बस लिखिए पावर बी आई, और आपको फिर पावर बी आई डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलेगा। आप एंटर दबा सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, तो पावर बी आई ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको क्लिक करना होगा ब्लैंक रिपोर्ट पे। ब्लैंक रिपोर्ट पे आप स्टार्टिंग में किसी फाइल्स पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जितना भी डॉटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर वाले एरिया को कैनवास बोलते हैं, और इसी कैनवास के एरिया में हम लोग चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और अगर आपने एक्सेल यूज़ कर रखा है या गूगल शीट यूज़ करिए, तो ये थोड़ा बहुत इंटरफेस ऊपर का आपको वैसा ही लग रहा होगा, और इसे भी रिबन ही बोलते हैं। ठीक है, रिबन्स के अंदर आपको टैब्स मिल जाएंगे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ऐसे मल्टीपल टैब्स हैं, और हर टैब के अंदर उसके अपने फीचर्स हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। जैसे आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 4-5 आइकन दिख रहे हैं, जैसे कि रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू, डेस्क क्वेरी और TMDL। तो अभी हम लोग हैं रिपोर्ट व्यू पे, जहाँ पे हम लोग चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स व्यू में आप राइट साइड पे देखोगे तो विजुअलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे चार्ट्स मिल जाते हैं कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। वो आप बस क्लिक करोगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो चार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी कोडिंग वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप राइट साइड पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है डेटा का। डेटा पे जैसे आप डबल एरो पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको टेबल भी शो करेगी। अभी इसमें टेबल शो नहीं कर रही क्योंकि हमने डेटा भी इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, देन आपको चाहिए अगर मल्टीपल पेजेस, तो आप प्लस के आइकन पे नीचे क्लिक कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल रिपोर्ट पेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन हम लोग सेकंड आइकन पे चलते हैं, जिसका नाम है टेबल व्यू। टेबल व्यू में आप टेबल देख सकते हो कि टेबल आपकी कैसे दिख रही है, कितने रोज़ हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। ठीक है, या आपको कुछ न्यू कॉलम बनाने हैं तो वो भी इसमें बना सकते हो। देन मॉडल व्यू में आप देख सकते हो कि कौन सी टेबल किससे लिंक है, जिसे हम लोग स्कीमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन जो पावर बीआई में 3 व्यूज़ यूज़ होते हैं। तो अब हम लोग डेटा लोड करते हैं। डेटा लोड करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा रिपोर्ट व्यू पे। रिपोर्ट व्यू में होम टैब पे मेरे को ऑप्शन मिलता है गेट डेटा। ठीक है, हमें पहले से पता है कि हमारी जो डेटा स्टोर है वो एक्सेल फाइल में, तो मैं डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या कैनवास में भी मेरे को शो करता है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो इसके बजाय मैं यहाँ गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और गेट डेटा पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कहाँ से डेटा लेके आना है। ठीक है, आपके पास अगर CSV फाइल है तो आप CSV फाइल से भी डेटा लोड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर कोई डेटाबेस है जैसे MySQL डेटाबेस वर्कबेंच, तो आप सर्च कर सकते हो MySQL, तो आपको वो ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, मतलब 200+ कनेक्टिविटी है पावर बीआई के पास, तभी इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है मार्केट में, लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पावर बीआई को। तो हमारा डेटा भी एक्सेल में, तो मैंने एक्सेल पे क्लिक किया। एक्सेल पे क्लिक करते ही नीचे मेरे को ऑप्शन मिलता है कनेक्ट का, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पे भी मेरी फाइल स्टोर है मैं उस पाथ पे चले जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है फाइल का नाम US वॉलमार्ट डेटा। ठीक है, और इसमें लिखा भी हुआ है कि इस फाइल का टाइप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल फाइल है एक। तो मैंने फाइल पे क्लिक किया और ओपन पे। एक मिनट, ये फाइल बैकग्राउंड में खुली हुई है इसलिए। तो अगर आपकी एक्सेल फाइल बैकग्राउंड में खुली हुई है तो आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब फाइल खुली है तो एक बार देख लेते हैं कि डेटा कैसे दिख रहा है एक्सेल में। तो बेसिकली एक जो मेरा ऑर्डर्स टेबल है वो एक टेबल में पहले से कन्वर्ट हो रखा है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है टेबल डिज़ाइन टैब, जिसमें लिखा हुआ है इस टेबल का नाम है सेल्स टेबल। देन सेकेंड शीट पे जाता हूँ डेटा 2 पे, तो यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल और है। सबसे पहली टेबल है मेरे पास सप्लायर टेबल। ठीक है, मतलब 3 ही सप्लायर्स है मेरे पास।
देन मेरे पास है सेल्स पर्सन की टेबल, ठीक है, जो कि मेरे 8 सेल्स पर्सन है। और लास्ट मेरे पास टेबल आती है कैटेगरी की। तो मैं मतलब यूएस वॉलमार्ट खाली 5 कैटेगरी बेचता है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ठीक है। तो इस टेबल को पहले कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। एक बार दोबारा से गेट डेटा पे जाते हैं, एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट, देन मैं सेम पाथ पे जाऊंगा जिस पाथ पे मैंने फाइल स्टोर कर रखी है, और ओपन। तो जैसे ही मैंने एक्सेल फाइल को बैकग्राउंड से हटाया तो वो कनेक्ट हो गई है, ठीक है। ये जो आपको आइकन दिख रहा है, इस आइकन को बोलते हैं टेबल, ठीक है। जैसे कैटेगरी टेबल लिखा हुआ आ रहा है, उसके पहले जो आइकन लगा हुआ है जिस पे ब्लू कलर की हेडिंग है, बेसिकली उसे हम टेबल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी टेबल पे क्लिक किया और इसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि ये टेबल एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रही है, मतलब पावर बीआई मेरे से पूछ रहा है कि हाँ ये टेबल सही है कि गलत है। हाँ, तो इसमें सब कुछ सही है, मतलब हेडिंग भी इसमें सही, सब सही लिखी हुई है, तो ये टेबल सही है, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। सेकंड टेबल जो है मेरे पास वो है सेल्स पर्सन की। तो सेल्स पर्सन में भी हेडिंग वगैरह सब सही है, किसी में कोई मिसिंग वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये टेबल भी सही है, तो मैं इस पर भी टिक कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेल्स टेबल, ठीक है। ये मेन टेबल है मेरी, तो इसमें भी हेडिंग वगैरह सब कुछ सही लग रही है, ठीक है। तो इस टेबल को भी मैं टिक कर देता हूँ। देन फोर्थ टेबल है मेरे पास सप्लायर टेबल। तो मैं सप्लायर टेबल पे चेक कर लेता हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसमें तो तीन ही रिकॉर्ड्स है, तो कोई गड़बड़ दिख भी नहीं रही। अब इसमें दो चीज़ें और लिखी हुई है, डेटा 1 और डेटा 2। बेसिकली ये शीट्स का नेम है, ठीक है। बेसिकली ये शीट्स का नेम है, क्योंकि एक्सेल के अंदर ऐसा होता है, आप टेबल्स और शीट्स दो तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे डेटा 1 पे क्लिक किया तो खाली फर्स्ट शीट पे हमने देखा था सेल्स टेबल थी, तो इसलिए यहाँ पे खाली सेल्स टेबल शो कर रहा है। डेटा 2 पे मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को मेरी ये वाली क्या कहते हैं, सप्लायर टेबल भी दिख रहा है, सेल्स पर्सन टेबल भी दिख रहा है, और कैटेगरी टेबल भी दिख रहा है। और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू दिख रहा है क्योंकि एक कॉलम का गैप था दूसरी टेबल को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं शीट्स पे क्लिक नहीं करूँगा। मेरे को 4 ही टेबल्स चाहिए थी और रिक्वायरमेंट में भी 4 ही टेबल्स के बारे में दे रखा था, ठीक है। देन नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लोड, डेटा ट्रांसफ़र और कैंसिल। लोड से क्या होगा कि जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया ये पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म से क्या होगा कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी इन तीनों टेबल्स में, तो मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, डेटा क्लीन कर सकता हूँ, ठीक है। और पावर बीआई के पास इनबिल्ट एक टूल होता है, पावर क्वेरी एडिटर, जिसकी वजह से मैं डेटा क्लीन कर सकता हूँ। देन कैंसिल का ऑप्शन है कि अगर मेरे को ये तीनों टेबल्स या चारों टेबल्स नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से। बट मेरे को ये चारों टेबल चाहिए, तो मैं लोड पे क्लिक कर रहा हूँ और चारों टेबल सही है। तो अब डेटा लोड हो चुका है। डेटा लोड कैसे हो गया, हमें कैसे पता? आप डेटा पेन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको चारों टेबल्स के नेम दिख रहे हैं, और टेबल्स के नेम के पहले जो बॉक्स का आइकन दिख रहा है उसे हम लोग टेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले टेबल पे मैंने राइट एरो पे क्लिक किया तो इस टेबल में 3 ही कॉलम्स थे, तो उसके कॉलम्स के नेम दिख रहे हैं। देन सेकंड टेबल, तो इसके कॉलम्स के नेम दिख रहे हैं। सेल्स टेबल, तो उसमें काफ़ी सारे कॉलम्स थे तो उसके नेम्स दिख रहे हैं। आप इसके नेम, जैसे इसके नेम कुछ शो नहीं कर रहे, डॉट डॉट शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकता हूँ क्लिक करके। अब इसमें आपको कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिल रही है कि किसी नेम के आगे, कॉलम नेम के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, और किसी कॉलम के नेम के आगे सिंबल्स लगे हुए हैं। जैसे कि सिटी कॉलम्स के नेम के आगे सिंबल नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है, ठीक है, टेक्स्ट कॉलम है। कस्टमर एज एक न्यूमेरिकल कॉलम है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा का सिंबल लगा हुआ है, यानी सबमिशन, ठीक है, कि हम इसका टोटल कर सकते हैं न्यूमेरिकल कॉलम में।
एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जहाँ जहाँ सिग्मा का सिंबल लगा हुआ है या सबमिशन का सिंबल लगा हुआ है वो सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। देन हमारे पास एक कैलेंडर का सिंबल भी है जो कि रिप्रेजेंट करता है डेट को, कि ये जो कॉलम है डेट कॉलम, इसमें डेट डेटा टाइप है और डेट के अंदर एक हायरार्की होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इसने हायरार्की दिखाया और हायरार्की के नीचे उसी सीक्वेंस में इसने डेटा लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है ईयर, ठीक है, उसके नीचे आता है क्वार्टर और क्वार्टर के नीचे आता है मंथ और सबसे नीचे आता है डे। कि एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं और हर मंथ में 28 से लेकर 31 डेज होते हैं। तो सबसे बड़ी हायरार्की में ईयर आ गया, फिर क्वार्टर, मंथ और डे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डेट के आगे आपको हायरार्की का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है हायरार्की का तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने सही किया तो हम उसको लाइक करेंगे। देन फोर्थ टेबल देख लेते हैं। फोर्थ टेबल में भी 3 ही कॉलम्स है। देन टेबल व्यू में जाके हम देख सकते हैं कि टेबल कैसे दिख रही है। जैसे कैटेगरी टेबल सबसे पहले टेबल है, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो उसी की इन्फॉर्मेशन दिख रही है और इसमें टोटल 5 रिकॉर्ड्स है। यहाँ नीचे आपको शो भी करता है कि इस पूरी टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स मतलब होता है रोज़, ठीक है, कितनी रोज़ है। देन सेल्स पर्सन में 8 रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे 8 ही लिखा हुआ है। देन सेल्स टेबल में देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स है, तो इसमें 300, ठीक है। और ये हमने रिक्वायरमेंट शीट में भी पढ़ा था कि जो डेटा है ये रहा, वो अप्रॉक्स 300 रिकॉर्ड्स का है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्डर टेबल है, ठीक है। तो मेरे पास 300 ऑर्डर्स का टेबल है और लास्ट में मेरे पास सप्लायर टेबल दे रखी है, ठीक है। देन मेरे पास मॉडल व्यू में मैं चेक कर सकता हूँ कि जैसे मेरे पास मल्टीपल टेबल है तो कौन सी टेबल किससे लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टेबल कनेक्ट नहीं है, जैसे कि जो मेरा सेल्स टेबल है वो कनेक्ट हो रखी है सेल्स पर्सन से, ठीक है। अब मेरे को बाकी टेबल भी कनेक्ट करनी है, तो सबसे पहले तो दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कैटेगरी, तो इसमें कैटेगरी नाम का कॉलम चेक कर लेते हैं हम लोग सेल्स टेबल में, कैटेगरी, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का कॉलम है जिसमें कुछ ये आइकन्स दे रखे हैं और अगर मैंने इस पर क्लिक किया कॉलम नेम पे तो मेरे को बताता है कितने रिकॉर्ड्स है और कितनी यूनिक वैल्यूज़ है। तो इसने बताया कि 5 यूनिक वैल्यूज़ है। हम लोग कैटेगरी टेबल चेक कर लेते हैं, उसके अंदर भी 5 ही प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को इसका रिलेशनशिप बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट टेबल का, जो सेल्स टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम है उसको मैंने ड्रैग करके लेके गया कैटेगरी टेबल के आईडी कॉलम पे, क्योंकि ये दोनों ही सेम कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा न्यू रिलेशनशिप का, ठीक है, कि इसमें आप बना सकते हो रिलेशनशिप। तो इसमें आपको दिखा रहा है फ्रॉम टेबल सेल्स टेबल, ठीक है, कि उसमें जो सेल्स टेबल वाला कॉलम है उसमें रिकॉर्ड्स ऐसा दिख रहा है और जो सेकंड टेबल है कैटेगरी, उसमें जो आईडी कॉलम है उसमें ये रिकॉर्ड्स है। तो दोनों में लगभग सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशनशिप बता रहा है, कार्डिनैलिटी बता रहा है कि 1 to many का रिलेशन है। 1 to many का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक टेबल में मल्टीपल बार है वो दूसरी टेबल में एक ही बार है, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे कैटेगरी, जो कैटेगरी टेबल है उसमें तो हर कैटेगरी का एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है, एक यूनिक रोज़ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टॉय नाम का जो कैटेगरी है उसकी एक यूनिक रोज़ है कैटेगरी टेबल में। अब वही कैटेगरी रिपीट हो रही है मेरी सेल्स टेबल में, क्योंकि उसके बार बार लोग परचेज़ कर रहे हैं टॉय, इसलिए।
तो इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप लिखा हुआ है 1 to many। स्टार का मतलब होता है मैनी, ठीक है। देन सप्लायर देख लेते हैं। यहाँ पे सप्लायर का एक कॉलम दे रखा है, ऑर्डर्स टेबल में चेक करते, सेल्स टेबल में चेक करते हैं सप्लायर, ये रहा। तो ये सप्लायर का कोड दे रखा है और इसमें भी 3 ही रिकॉर्ड्स है। तो मैं सप्लायर कॉलम को लेके जाऊंगा सप्लायर टेबल के आईडी कॉलम पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये मेरे से पूछेगा क्या ये दोनों कॉलम सही है। अगर आपने गलती से किसी और कॉलम पे क्लिक कर दिया, जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया, तो ये गलत रिलेशनशिप बन जाएगा। तो इसको ठीक आपको यहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। या मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने गलत रिलेशनशिप बना दिए तो उसको डिलीट कैसे करना है। जैसे कि अभी मैंने जो रिलेशनशिप बनाया है वो गलत बन चुका है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस रिलेशनशिप लाइन पे और डिलीट पे क्लिक करूँगा और यस। तो ये जो अभी रिलेशनशिप मैंने बनाया ये डिलीट हो गया। और दोबारा बनाने के लिए मैं सप्लायर के आईडी कॉलम पे, तो मैं दोबारा से इसका रिलेशनशिप बना देता हूँ क्योंकि मेरे को चारों टेबल्स का काम है। तो मैं सप्लायर जो कॉलम है इसको ड्रैग करके लेके जाऊँगा आईडी पे। तो ये दोनों सही कॉलम्स हैं, तो मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और जब भी मैं इस रिलेशनशिप लाइन पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मेरे को हाईलाइट करता है कि कौन से 2 कॉलम कॉमन है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग मतलब मैंने अब कर दिया है कि कौन सी टेबल किससे लिंक है। जो कनेक्ट नहीं थी मैंने उसको भी कनेक्ट कर दिया है। वैसे तो पावर BI अपने आप ही ये सब चीज़ें कर देता है, जैसे इसने सेल्स पर्सन की टेबल पहले से कनेक्ट करके दिया है। बट अगर नहीं भी करता है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो अब हम लोग चार्ट्स वगैरह पे चलते हैं। तो रिक्वायरमेंट शीट में जैसे आपको बता रखा है कि एक डैशबोर्ड आपको बनाना है बिजनेस ओवरव्यू का, ठीक है। कि उसमें आप, हमारा मतलब पर्पस ये है उस डैशबोर्ड का, टू गेट अ कंप्लीट समरी ऑफ ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, कि पूरे बिजनेस की जो 6 महीने का जितना भी रिकॉर्ड्स हमारे पास है 300 ऑर्डर्स का, उसका मैं ओवरव्यू बताना है कि कितनी सेल्स हुई है, कितना परचेज़ हुआ है, कितनी क्वांटिटी बिकी है, ठीक है। तो बनाते हैं फिर डैशबोर्ड। तो सबसे पहले तो मैं इस कैनवा का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस कैनवा का रेशियो बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्लिक करोगे विजुअलाइजेशन के अंदर फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कैनवास सेटिंग्स। कैनवास सेटिंग्स में टाइप में दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 16:9, ठीक है, जो कि एक फिक्स साइज़ है। नीचे लिखा हुआ भी है कि हाइट 720 है और विड्थ आपकी है 1280। तो इसको मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसका कर देता हूँ 1, ठीक है। तो मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी है, बाकी हाइट तो चलो ठीक है। तो अब इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ चुकी है। तो अब सबसे पहले हम कार्ड्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको डैशबोर्ड बनाना हो तो पहले आप सारे चार्ट्स बना लो, उसके बाद एक लेआउट तैयार करो, फिर फॉर्मेटिंग करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ट्स वगैरह बना लेते हैं। कि सबसे पहले मैं एक कार्ड बनाना चाहूँगा। कार्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, और कार्ड आपको मिलेगा विजुअलाइजेशन के अंदर फर्स्ट कॉलम में 5th रो पे, ठीक है। आप कर्सर लेके जाओगे किसी भी चार्ट पे तो उसका नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे आप, मेरे को कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं एक कार्ड बना लेता हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा सेल्स। क्या मेरे पास सेल्स का कॉलम है? हाँ, रेवेन्यू नाम से। तो पावर BI ने मेरे को एग्रीगेट करके दे दिया। तो पावर BI ने इसे बाय डिफ़ॉल्ट एग्रीगेट करके बता दिया कि 2 मिलियन की सेल हुई है स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। मैं जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल पे, देन कॉल आउट वैल्यू, और इसका मैं डेसिमल प्लेस एक बार थोड़ा ऊपर नीचे करके देखता हूँ कि 2 डेसिमल प्लेसेस में कितना दिखा रहा है। तो 1.71 मिलियन
कि इतने की सेल्स हुई है टोटल। तो 2 डेसिमल ज़्यादा सही लग रहा है देखने में कि हाँ इतनी सेल्स हुई है। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें डॉलर सिंबल भी दिखे तो एक और तरीका है कि मैं टेबल व्यू में जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास जो रिवेन्यू का कॉलम है, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिवेन्यू कॉलम पे नेम पे क्लिक करूँगा और रिबन में मेरे को ऑप्शन मिलता है डॉलर का, ठीक है। डॉलर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये अब करेंसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो रुपी में शो करे तो आप डाउन एरो पे क्लिक करके आप रुपी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको सिंबल चाहिए आपको यहाँ पे सारे सिंबल मिलेंगे। तो अभी मैं डॉलर में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यूएस की ब्रांच है। तो अब आप देख सकते हो कार्ड में भी डॉलर दिखा रहा है, डॉलर सिंबल ऐड हो रखा है, ठीक है। देन कभी भी डैशबोर्ड में या फिर रिपोर्ट्स अगर आप चार्ट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें ये नहीं लिखा होना चाहिए सम ऑफ रिवेन्यू या काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। इसके बजाय आप यूज़ कर सकते हो टोटल सेल्स, खाली सेल्स भी लिख सकते हो या रिवेन्यू भी लिख सकते हो। काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी की जगह आप ऑर्डर लिख सकते हो कि टोटल ऑर्डर कितने आए हैं। तो इधर भी हम लोग सम ऑफ रिवेन्यू की जगह लिखेंगे सेल्स। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कॉलम का नेम, तो डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एंटर दबाते ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ एक और कार्ड में कि टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी, ठीक है। तो क्वांटिटी नाम का कॉलम, क्वांटिटी सेल्स ऑर्डर, या ऑर्डर दिखा देते हैं हम, टोटल ऑर्डर कितने आए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नाम के जो सेल्स आईडी नाम का जो कॉलम है उस पर मैंने टिक किया तो इसने यहाँ पर ये वैल्यू दिखा दी, ठीक है। मैं वैल्यू नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कितने ऑर्डर्स आए हैं, जो कि 300 हैं। तो मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है डिस्टिंक्ट काउंट या काउंट। दोनों में डिफरेंस ये है, डिस्टिंक्ट काउंट खाली यूनिक वैल्यूज़ को काउंट करेगा और काउंट पूरी रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा। वो हो सकता है डुप्लीकेट भी हो। तो मैं डिस्टिंक्ट काउंट पे क्लिक करूँगा तो इसने बताया 300, यानी कि ऑर्डर सेल्स टेबल में मेरा एक भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो इसका भी नेम चेंज कर देते हैं। मैं डबल क्लिक करूँगा काउंट ऑफ सेल्स आईडी पे और इसका अब नेम चेंज करके लिखते हैं ऑर्डर्स। तो 300 ऑर्डर आए हैं मेरे पास अभी तक, ठीक है। देन और जब भी आप न्यू चार्ट इंसर्ट करो तो ये ध्यान रखना कि आप सबसे पहले कैनवास पे क्लिक करो। अदरवाइज़ जैसे मैं इस पे क्लिक करके मैं किसी दूसरे चार्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे बार चार्ट पे मैंने क्लिक किया तो उसी चार्ट में वो चेंजेस हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्लिक करना कैनवास पे, फिर आप किसी और चार्ट पे क्लिक करना कि ताकि दूसरा चार्ट आप इंसर्ट हो जाए। तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। देन हम लोग और क्या बता सकते हैं इसमें, देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर बता दिया हमने कितने ऑर्डर आए हैं। क्या इसमें क्वांटिटी कॉलम है, क्वांटिटी यूनिट सोल्ड, ठीक है। यूनिट सोल्ड मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर में कितने क्वांटिटी बिकी है, ठीक है। तो इसका हम टोटल कर देते हैं कि कितनी क्वांटिटी अभी तक बिक चुकी है। तो फिर से हम एक कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं यूनिट। अगर आपको किसी कॉलम को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप डेटा व्यू में और डेटा पेन में जाके सर्च भी कर सकते हो यूनिट सोल्ड। तो ये दिखा रहा है यूनिट प्राइस और यूनिट सोल्ड। तो मैं क्लिक कर देता हूँ यूनिट सोल्ड पे। तो इसने बताया कि 3000 समथिंग मैंने मतलब यूएस वॉलमार्ट ने सेल्स कर दिए इतनी क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका भी पहले नेम चेंज कर देते हैं तो टोटल पता चल गया कितनी क्वांटिटीज़ बिकी है। देन इसका नाम चेंज करके लिखते हैं क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो इसने बताया 3000 समथिंग क्वांटिटी हमने बेच दी है, ठीक है। तो अभी जैसे मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है 3000 समथिंग, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 1000 में। तो मैं सबसे पहले कार्ड पे क्लिक करूँगा
फिर फॉर्मेट योर विजुअल, और यहाँ पे मैं जाऊँगा कॉल आउट वैल्यू। कॉल आउट वैल्यू मतलब होता है जो 3000 लिखा हुआ है वो। कॉल आउट वैल्यू पे यहाँ पे मैं डिस्प्ले यूनिट को चेंज कर दूंगा ऑटो के बजाय थाउजेंड्स में, तो ये 3K लिखा हुआ है। और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस भी दिखा देते हैं हम लोग। तो डेसिमल प्लेसेस दिखाने के लिए वैल्यू डेसिमल प्लेसेस पे या तो आप मैन्युअली 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बता देगा कितने ऑर्डर्स बिक चुके हैं अभी तक। तो इसने अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके बता दिया कि इतने ऑर्डर बिक चुके हैं, ठीक है। देन और देख लेते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें। तो हमने यूनिट सोल्ड बता दी, सेल्स बता दिया, और टारगेट दे रखा है तो हम लोग टारगेट के हिसाब से एक मेजर बना लेते हैं कि कितने परसेंट टारगेट हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई न्यू कैलकुलेशन करनी होती है पावर बीआई के अंदर तो आप यूज़ करते हो डेक्स, ठीक है। डेक्स की फुल फॉर्म होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डेक्स कैसे बनेगा, एक मेजर कैसे बनेगा, तो आप किसी भी कहीं पे भी आप राइट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे शो करेगा न्यू मेजर, ठीक है। आप किसी भी कॉलम या टेबल के नेम पे राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू मेजर, न्यू कॉलम, ठीक है। कॉलम हमें नहीं बनाना है तो अभी हम मेजर बना लेते हैं। तो मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला बार में शो कर रहा है एक मेजर, ठीक है। इस मेजर का नाम दे देते हैं टारगेट अचीव, ठीक है। और परसेंटेज में बताएंगे कितने परसेंट टारगेट अचीव हुआ है और कितने परसेंट अभी रह गया। तो टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जितनी सेल्स हुई है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टारगेट से, तो उससे पता चल जाएगा। अगर पूरा अचीव हो गया तो 100% होगा, ठीक है। अगर सेल्स हमने ज़्यादा कर दिया टारगेट से तो फिर 100+ आंसर आएगा। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल पावर बीआई मतलब डेक्स के अंदर अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आप यूज़ करते हो एक कीवर्ड जिसका नाम होता है वेर, ठीक है। वेर का मतलब होता है वेरिएबल। तो वेर के आगे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल सेल्स ये बात याद रखना, वेरिएबल्स में आप स्पेस वगैरह स्पेस नहीं दे सकते हो, कोई और दूसरा सिंबल यूज़ कर सकते हो, बट स्पेस दोगे तो फिर वो एरर शो करेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया और मैं अब स्पेस दे देता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे को रेड लाइन शो कर रहा है टिल्टेड, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वजह मैं यूज़ कर लेता हूँ अंडरस्कोर सेल्स का। तो इसमें मैं स्टोर करूँगा अभी तक जितनी भी सेल्स हुई है वो, यानी कि सम ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो मैं इसमें डालूँगा सम फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसमें एक ही कॉलम डाल सकते हो, इधर लिखा आर्ग्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। तो इसमें मैं डालूँगा रेवेन्यू। तो मेरे को सजेशन में शो कर रहा है कि सेल्स टेबल का रेवेन्यू नाम का कॉलम। अगर आपको कभी भी डेक्स में सजेशन में चीज़ें शो नहीं करती तो मतलब कि वो उस फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है या आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ज़बरदस्ती इसको लिखोगे तो फिर वो एरर शो करेगा। तो हमेशा अगर सजेशन में शो कर रहा है तो मतलब आप चीज़ें सही कर रहे हो, ठीक है। तो एक ये बन गया। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट एंटर दबाओगे तो ये जितना भी कोड लिखा है आपने वो रन हो जाएगा, और अगर रन हो गया तो एरर भी शो करेगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है अभी। तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं टारगेट सेल्स का, जिसमें हम लोग दिखाएंगे सम और टारगेट सेल्स, ठीक है। देन जब भी आप वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स बनाते हो या वेर कीवर्ड का यूज़ करते हो तो आपको एक और कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है रिटर्न, ठीक है। बिना रिटर्न के वेरिएबल वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग रिटर्न यूज़ कर लेते हैं और हम लोग रिटर्न करवाना चाहते हैं डिवाइड, कि डिवाइड करना है एक्चुअल सेल्स, ये न्यूमिनेटर है हमारा एक्चुअल सेल्स, डिवाइडेड बाय टारगेट
और ऑल्टरनेट रिजल्ट यानी कि अगर कभी भी एरर शो करे या फिर ब्लैंक शो करे उसके जगह ही रिप्लेस होकर ज़ीरो शो करे। ठीक है, तो आप वैल्यू बता सकते हो कि अगर कभी आंसर एरर में आ जाए या फिर ब्लैंक शो करे उसको आप रिप्लेस कर सकते हो ज़ीरो से। ठीक है, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट उसके लिए। और रन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे सेल्स टेबल में मैंने एक मेजर बनाया था, या कैलकुलेटर का जो सिंबल दिख रहा है आपको ये मेजर का सिंबल होता है। ठीक है, कि ये जो मेजर है ये मैंने खुद कैलकुलेशन करके बनाया है, ये टेबल का पार्ट नहीं है। तो मैं कार्ड बनाता हूँ, इस मेजर की वैल्यू डालता हूँ, तो अभी इसमें वैल्यू दिखा रहा है 92, 0.92। ठीक है, और मेरे को चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं फिर से मेजर पे क्लिक करूँगा और रिबन में मेरे को परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, परसेंटेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे को फॉर्मेट में दिखता है परसेंटेज, उसके नीचे डेसिमल दिखा रहा है कि 2 डेसिमल में ही मेरे को शो करेगा। ठीक है, तो अब आंसर आ रहा है 91.75%, कि इतने परसेंट टारगेट अचीव हुआ है, यानी कि अभी तक टोटल सेल मतलब जितने भी टारगेट अभी तक हमें मिला है वो अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, 91% ही अचीव हुआ है उसका। ठीक है, देन प्रॉफिट देख लेते हैं कि हम इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर हमें कॉस्ट का कॉलम इसमें गिवन है तो चेक कर लेते हैं। कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का कॉलम नहीं है, यानी कि हम इसमें प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, देन और कोई इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, हमें फीडबैक स्कोर दे रखा है कि कस्टमर ने जो फीडबैक दिए उसके बेसिस पे। और डाउन एरो यानी कि फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, ये जो डाउन एरो जितने भी दिख रहे हैं ये फ़िल्टर्स है। तो यहाँ पर आपको यूनिक वैल्यूज़ बता रहा है कि मिनिमम है 2.5 और मैक्सिमम कितनी है 5, यानी कि आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रखी है। तो हम एक कार्ड बना लेते हैं जिसमें हम लोग एवरेज रेटिंग देख लेते हैं कि कितनी रेटिंग मिली है। तो मैंने कार्ड बनाया, उसमें मैंने फीडबैक स्कोर वाले कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी इसने टोटल कर दिया, मेरे को चाहिए एवरेज, तो मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और एवरेज। तो इसमें मुझे पता चल रहा है 3.68 की एवरेज रेटिंग है। ठीक है, मतलब लगभग सेटिस्फाई है हमारे कस्टमर जो है। तो एवरेज रेटिंग, इसका नाम चेंज करके लिख देते हैं एवरेज रेटिंग। ठीक है, तो मेरे को खाली यही कार्ड्स बनाने हैं और यही कार्ड्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो इनका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स मैंने बना लिए, जिसमें मैंने टोटल सेल्स बताई है कि 1.71 मिलियन हुई है अभी तक 6 मंथ्स में। 300 ऑर्डर्स आए हैं, इतनी क्वांटिटी बिक चुकी है 3000 समथिंग। देन जो मेरा टारगेट है, टारगेट सेल्स, उससे मेरा 91.75% अचीव हो चुका है। ठीक है, और जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो आउट ऑफ 5 3.68 रेटिंग है। तो अब हम चार्ट्स वगैरह बना लेते हैं। तो चार्ट्स कैसे बनेगा, सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन में हम दिखाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी कैटेगरी कितना मतलब सेल्स हुआ है कौन सी कैटेगरी का। तो एक बार चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैटेगरी कॉलम मेरे पास ये रहा और लिस्ट ऑफ ये रहा। देन मैं सेल्स कॉलम दूसरे टेबल से लेके आ रहा हूँ क्योंकि सेल्स मेरा रिवेन्यू के नाम से है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला यूएस वॉलमार्ट में कैटेगरी है वो है क्लोथिंग। सबसे ज़्यादा परचेज़ होने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्लोथिंग है, फिर होम एंड अप्लाइंसेस, फिर टॉयज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक, और लास्ट में फर्नीचर। ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है।
तो इसका नाम चेंज कर देते हैं पहले यहाँ से कि सम ऑफ रेवेन्यू की जगह होना चाहिए सेल्स, और एंटर। ठीक है, देन हम लोग सेकंड चार्ट दिखा देते हैं। हमारे पास रीजन वाइज हम लोग पता कर लेते हैं, या प्रॉफिट कॉलम नहीं है, तो हम लोग इसमें सिटीज़ नाम का जो हमारे पास सिटीज़, हाँ, तो हम लोग मैप के थ्रू भी दिखा सकते हैं इसमें। तो मेरे पास एक ऑप्शन है मैप का। ठीक है, मैंने इस ग्लोब वाले आइकन पे क्लिक किया, तो अब मैं एक मैप बना लेता हूँ। तो मैंने सिटी कॉलम डाला और सेल्स यानी रेवेन्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैप बन के आ गया। और अगर आपके में ये मैप एक्टिव नहीं है, मतलब ये मैप नहीं बन पा रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले फाइल्स में जाओ, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे क्लिक करो, फिर ऑप्शंस पे क्लिक करो, फिर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी पे आपको ऑन करना पड़ेगा इसे मैप एंड फिल्टर्ड विजुअल्स। ठीक है, फील्ड मैप विजुअल, तो इस पर टिक करना पड़ेगा और ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, और एक बार पावर बीआई को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद ये फिर मैप एक्टिव हो जाएगा। बट याद रखना कि इस मैप को चलाने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक मैप भी आ गया है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि टोटल 1 2 3 5 सिटीज़ है हमारे पास। यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ सेल्स की जगह होना चाहिए खाली सम ऑफ रेवेन्यू की जगह होना चाहिए सेल्स। ठीक है, और जो सेल्स है मेरा वो यहाँ पे फील्ड्स में गया है बबल साइज़ पे। बबल साइज़ बेसिकली होता है कि जितना बड़ा बबल यानी उतनी ज़्यादा सेल्स उस रीजन में। ठीक है, तो ये हमारी सेल्स आ गई। ठीक है, और हम क्या दिखा सकते हैं इसमें, रीजन वाइज भी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से रीजन है हमारे पास। तो एक और चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, या सप्लायर नहीं, रीजन वाइज देख लेते हैं। रीजन 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 ये रहा, तो रीजन डाला मैंने, और यहाँ पर मैंने मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिया, तो मैं इसके जगह बार चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट आपको सेकंड चार्ट में लेगा। देन इसके बाद मैं डाल दूँगा सेल्स यानी रेवेन्यू कॉलम। तो इसमें रीजन कॉलम, रीजन कॉलम को मैं दोबारा से डाल देता हूँ। तो इसमें आपको पता चल रहा है 4 रीजन्स इसमें हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रीजन वाइज सेल्स आ गया। सबसे ज़्यादा जो सेल्स हो रही है वो वेस्ट रीजन में, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ रेवेन्यू की जगह यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेल्स। अब मैं मतलब और भी बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से जो 6 मंथ्स है उसमें किस तरह का पैटर्न रहा है सेल्स का। तो मैं यूज़ करूँगा या तो लाइन चार्ट या एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट यूज़ करते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक एरिया चार्ट मैंने इंसर्ट किया। एरिया चार्ट आपको मिलेगा सेकंड कॉलम में सेकंड रो पे। ठीक है, तो इसमें मैं डेट कॉलम डाल देता हूँ और रेवेन्यू। अब यहाँ पर आपको मतलब सबसे बड़ी हायरार्की में ईयर होता है, इसलिए यहाँ पे ईयर के हिसाब से दिखा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन मिलता है ड्रिल डाउन का। ठीक है, तो ड्रिल डाउन में जो सबसे राइट साइड वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड ऑल डाउन 1 लेवल इन द हायरार्की। इससे क्या होता है कि अभी आप करंटली सेल्स देख पा रहे हो और ईयर, तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो ईयर क्वार्टर एक साथ देख सकते हो, ईयर क्वार्टर मंथ एक साथ देख सकते हो, और मतलब सारी हायरार्की आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पैटर्न दिखा रही है जो कि समझने में थोड़ा हार्ड है, तो हम लोग हायरार्की में ऊपर जाते हैं।
सबसे लेफ्ट वाला ऑप्शन यानी ड्रिल अप पे क्लिक करके थर्ड ऑप्शन जो आपको मिलता है गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। इससे क्या होगा, अभी ईयर पे है, अब क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है मंथ का, मतलब एक एक लेवल ये नीचे लेके जाएगा। तो हम लोग मंथ के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन से मंथ में कैसी प्रोग्रेस रही है। ठीक है, और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ रेवेन्यू की जगह लिख देता हूँ मैं सेल्स। ठीक है, तो ये मेरा ओवरव्यू रहा पूरा बिजनेस का। इसके अलावा मैं अभी सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि सेल्स पर्सन ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, कस्टमर के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज बनाएंगे। तो अब हम लोग इसमें फ़िल्टर्स भी ऐड कर लेते हैं, इस पूरे रिपोर्ट को पूरा ही कर देते हैं। तो फ़िल्टर्स थोड़ा मैं इस चार्ट्स को थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, फ़िल्टर्स ऐड करने के लिए आप विजुअलाइजेशन में आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइसर का, ये रहा। ठीक है, इस आइकन पे क्लिक करोगे तो एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा। तो इस स्लाइसर में हम लोग दिखाएंगे जैसे कैटेगरी दिखा देते हैं कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, और इसको हम लोग स्लाइसर को चेंज कर देते हैं क्योंकि स्लाइसर वर्टिकली ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग फॉर्मेट और विजुअल पे क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग्स, देन इसको वर्टिकल लिस्ट के बजाय हम लोग कर देते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो अभी कम स्पेस ले रहा है, तो एक ये बन गया। देन हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, और इसमें हम लोग कैटेगरी के बजाय दिखाएंगे सेल्स पर्सन, कि अगर हमें सेल्स पर्सन के हिसाब से अगर देखना है तो हम सेल्स पर्सन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग अब सेल्स पर्सन के हिसाब से नहीं, अब तीसरा हम लोग बना लेते हैं रीजन के हिसाब से। ठीक है, देन फोर्थ हम लोग बना लेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से हमने बना लिया। ठीक है, तो 4 हम लोग स्लाइसर इसमें ऐड कर रहे हैं। स्लाइसर का काम होता है कि पूरे डेटा को फ़िल्टर करना। ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट पेज में जहाँ जहाँ जितने भी चार्ट्स लगे हैं उन सबको एक साथ फ़िल्टर करके दिखाना। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि एलिस ने कितना सेल्स किया या कहाँ कहाँ सेल्स किया, तो एलिस के मैंने फ़िल्टर लगाया। ठीक है, तो इसने पूरे रिपोर्ट पेज पे हर जगह फ़िल्टर लग चुका है एलिस के नाम का, कि उसको एवरेज रेटिंग कितनी मिली है, कितने परसेंट उसने टारगेट अचीव कर लिया है, कितनी क्वांटिटीज़ उसने बेची है। ठीक है, कितने ऑर्डर्स उसके हैं 300 में से, टोटल सेल्स उसने कितनी करवाई है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस और कर देते हैं, जैसे सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी में हम लोग परसेंटेज के हिसाब से दिखा देते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी चीज़ का शेयर बताना हो तो आप यूज़ करो पाई चार्ट या डोनट चार्ट। ठीक है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं डोनट चार्ट, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो डोनट चार्ट पे मैंने क्लिक किया तो एक डोनट चार्ट रेडी हो गया। अब इसमें काफ़ी भरा भरा लग रहा है तो इसको ठीक कर देते हैं। फॉर्मेट योर विजुअल, लेजेंड्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, देन स्लाइसेस, और नहीं, मैं डिटेल लेवल्स पे जाके वैल्यू का थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। लेबल कंटेंट लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं दिखाऊंगा कैटेगरी कोमा परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है, कि मेरे को कैटेगरी भी नज़र आए कि ये ब्लू कलर किस चीज़ के बारे में है, ये डार्क ब्लू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके साइड में उसका परसेंटेज कि टोटल सेल्स में से क्लोथिंग का कितना परसेंट शेयर है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सही लग रहा है कि एक शेयर भी पता चल रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है,
तो एक तरह से हमारा लेआउट थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे हम लोग इतने चार्ट्स बनाएंगे जो हमारा पहला डैशबोर्ड रहेगा, और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ नीचे आपको पेज 1 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है रिपोर्ट पेज 1 है, तो इसका नाम चेंज करके मैं लिखूँगा डैशबोर्ड 1। ठीक है, और इसका नाम इधर दे रखा है बिजनेस ओवरव्यू, तो इधर हम लोग इसका नाम दे देते हैं होम। डैशबोर्ड की जगह हम लोग ले देते हैं होम। ठीक है, तो इतना हमारा चार्ट्स अभी रेडी हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा एक लेआउट रेडी करते हैं। लेआउट रेडी करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितनी कितनी स्पेसिंग आपने दी है चार्ट्स में। तो वो कैसे पता चलेगा? फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज पे आपने क्लिक किया, सबसे पहले तो कोई भी चार्ट सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैनवास पे आप क्लिक करोगे तो कोई भी चार्ट सिलेक्ट नहीं होगा। तो फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज पे क्लिक करना है, देन कैनवास बैकग्राउंड। यहाँ पे कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ ग्रे। ठीक है, या सेकंड नंबर पे ग्रे कि 20% डार्कर। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी अभी 100 है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आया, तो मैं इसको कर देता हूँ 0%। तो कुछ इस तरह का लेआउट अभी दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग इसका लेआउट पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइसर का साइज़ एक जैसा कर लेते हैं। वो कैसे होगा? सबसे पहले आप कंट्रोल की को होल्ड करोगे और जिस चार्ट पे क्लिक करोगे वो चार्ट सेलेक्ट होता जाएगा। तो मैंने चारों स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया, तो चारों स्लाइसर सेलेक्ट हो गए। ठीक है, फिर फॉर्मेट और विजुअल पे गया, जनरल पे गया। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में आपको साइज़ नाम का ऑप्शन मिलेगा कि आप इस चार्ट का साइज़ क्या रखना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ हो 70। ठीक है, मतलब हाइट 70 हो, विड्थ हो 240, तो विड्थ इसकी 240 हो गई। ठीक है, तो सारे जितने भी स्लाइसर थे उन सबका एक ही साइज़ हो गया और एक ही हाइट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे नीचे वाले स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया, तो इसकी हाइट है 70। ठीक है, और पोजीशन अभी इसकी वर्टिकली दे रखी है 632। 632 का मतलब है कि वर्टिकली यानी स्टार्टिंग वाली लाइन से कितनी नीचे है ये। और अगर आप कैनवास की बात करो, तो जैसे मैंने कैनवास पे क्लिक किया और अब मैं दिखाऊं, तो इसकी वर्टिकली यानी कि हाइट है पूरी 720 पिक्सल्स, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्लाइसर की जो पोजीशन है वो है 632। तो इसको हम चेंज करके कर देते हैं 630। ठीक है, देन इसको फिर हम लोग कर देते हैं, थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल्स, प्रॉपर्टी, पोजीशन, वर्टिकल, इसका कर देते हैं 540, नहीं 550। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे तो ये और नीचे जाता जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना नीचे होना चाहिए, कितना या कितना ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 530। ठीक है, या आप मैन्युअली भी ऐसे कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको मैन्युअली कर देते हैं। ठीक है, देन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी इक्वल स्पेसिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल की को होल्ड किया, तीनों स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब पे आपको ऑप्शन मिलता है अलाइन का। अलाइन पे आपको ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, जो कि बीच में जितने भी चार्ट्स हैं उन सबको इक्वली स्पेसिंग दे देगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया वर्टिकल पे, तो अब इक्वल स्पेसिंग मिल गई है सबको। ठीक है, देन अब मैं क्या करूँगा, इन कार्ड्स का साइज़ मैं सेम कर देता हूँ। कंट्रोल की को होल्ड किया, सारे कार्ड्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट और विजुअल पे गया, जनरल, देन प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी के बाद इन सब की हाइट होनी चाहिए 100, ठीक है। विड्थ होनी चाहिए 200, ठीक है। देन सबसे लास्ट वाले कार्ड की पोजीशन होनी चाहिए कुछ ये, ठीक है, कि विड्थ अभी 200 है और वर्ड हॉरिजॉन्टली है इतना, ठीक है। 1150 नहीं 1140 1130, ठीक है। तो 1130 सही लग रहा है, या इसको 40 ही कर देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले कार्ड की आप पोजीशन बता दो कि फर्स्ट वाला कार्ड यहाँ से शुरू होना चाहिए, और कंट्रोल की को होल्ड करके सभी कार्ड्स पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट, अलाइन और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये इक्वली जितने भी कार्ड्स हैं उन सबको इक्वली स्पेसिंग दे दी इसने, ठीक है। देन हम लोग चार्ट्स की फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो पहले चार्ट पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट, जनरल, प्रॉपर्टी, हाइट होनी चाहिए 270, ठीक है, और विड्थ होना चाहिए 500 या 560, नहीं ज़्यादा हो गया, 540, 530, ठीक है। तो 530 फिर भी सही है। इसका भी विड्थ होना चाहिए 530, अच्छा स्पेसिंग नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, 530, तो इधर हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग पोजीशन इसकी यहाँ पे ऐसे रखते हैं कि इसको स्पेसिंग और मिल जाए। प्रॉपर्टी पोजीशन वर्टिकली 110 है और हॉरिजॉन्टली कर देते हैं इसकी पोजीशन 240 प्लस 20 260, तो पोजीशन कर देते हैं हॉरिजॉन्टली 260, ठीक है। नीचे इन सब का भी नीचे जो मैप दे रखा है इसके भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन कर देते हैं 260, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली से मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड पर जो ये लाइन बनी हुई है कैनवास की उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 260 पिक्सल का डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं हम लोग। जनरल, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो विड्थ है 530, तो मैं मैप का भी विड्थ कर लेता हूँ 530, ठीक है। तो ये इक्वल साइज़ का हो गया अब, और हाइट होनी चाहिए 270, तो इसकी हाइट भी हम कर लेते हैं 270, तो ये थोड़ा छोटा हो गया तो इसका साइज़ और बढ़ा देते हैं 290 या 300, ठीक है। 300 फिर भी सही लग रहा है, ठीक है। इसका भी हाइट 300, ब्रेड्थ होना चाहिए 530, स्पेसिंग नहीं होगी तो फिर ये ऐसा शो करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का लेआउट अब रेडी हो चुका है। कार्ड्स को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मेट, अलाइन, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और थोड़ा सा इनको और ऊपर ले आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस लग रहा है, या इन्हीं को नीचे ले जाते हैं। प्रॉपर्टी, देन पोजीशन वर्टिकली कर देते हैं 115 या 120, ठीक है। पाई चार्ट, डोनट चार्ट को भी 120, वर्टिकली 400, और इस वाले चार्ट को भी 400, ठीक है। तो इस तरह का मेरा लेआउट अब रेडी हो चुका है, ठीक है। तो
एक और मैं पेज बनाऊंगा, डुप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मेरे को डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने इसी पेज का जो होम वाला पेज था उसको डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है। तो डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे चलूँगा, जिसमें मेरे को परफॉर्मेंस वगैरह बतानी है कि टारगेट अचीव कितना हुआ सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन बतानी है इसमें। तो सबसे पहले तो मैं इसमें मैं दिखाऊंगा बार चार्ट, और बार चार्ट में मैं दिखाऊंगा सेल्स पर्सन का नेम और दिखाऊंगा सेल्स, सेल्स रेवेन्यू, ये रहा। तो टोटल 8 मेरे पास सेल्स पर्सन है। तो मैं इसको फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ कि टॉप 5 सेल्स पर्सन कौन से है। तो फ़िल्टर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो फ़िल्टर पेन का, ठीक है। और मेरे को लगाना है सेल्स पर्सन पे फ़िल्टर, तो मैं सेल्स पर्सन पे डाउन एरो पे क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस पर लगी हुई बेसिक फ़िल्टरिंग, मेरे को दिखाना है टॉप 5, तो मैं इस पर क्लिक करके टॉप एन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टॉप 5 रेवेन्यू के बेसिस पे। तो फिर मैं रेवेन्यू कॉलम को वैल्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और अप्लाई। तो यहाँ पर मेरे को खाली टॉप 5 सेल्स पर्सन के नेम दिख रहे हैं। सबसे ऊपर है ग्रेस का, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स उसने करवाई है, ठीक है। देन फ्रैंक का है और ऐसे डेबिट का, और बाकी सबका इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो पहला चार्ट तो मेरा ये हो गया सेल्स पर्सन के हिसाब से। नेम भी चेंज कर देते हैं शीट का, शीट का नेम लिख देते हैं परफॉर्मेंस, कि इसमें हम परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहे हैं कि सेल्स पर्सन की कैसी परफॉर्मेंस रही है। देन हम लोग दिखाएंगे नेक्स्ट कि टारगेट किसने कितना अचीव किया है, ठीक है। तो टारगेट के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो इसमें मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूँ इसे, और इसमें मैं दिखाऊंगा बार चार्ट। तो इसमें मेरे पास टारगेट का कॉलम है और सेल्स का कॉलम है, टारगेट सेल्स और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस पता करूँगा। सबसे पहले मैं इसे भी कन्वर्ट कर लेता हूँ डॉलर साइन में टारगेट को, और यहाँ पर मैं एक न्यू कॉलम बनाऊँगा। आप न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे तो एक न्यू कॉलम रेडी हो जाएगा, और इसमें हम लोग दिखाएंगे, इसका नाम दे देते हैं सेल्स टारगेट डिफरेंस, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू, हाँ, रेवेन्यू माइनस टारगेट। पहले मैंने सेल्स इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअल जितनी सेल्स हुई है, अगर किसी ने अचीव कर लिया ज़्यादा तो फिर वो पॉजिटिव में शो करेगा, अगर किसी ने अचीव नहीं किया तो मतलब नेगेटिव। एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। फ़िल्टर में चेक कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। तो इधर हम लोग पहले सेल्स पर्सन का नाम डालेंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे ये जो न्यू कॉलम बनाया हमने, सेल्स डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग दिखाएंगे टॉप 5 सेल्स पर्सन, ठीक है, या बॉटम दिखा देते हैं। तो बॉटम दिखाने के लिए आप टॉप की जगह बॉटम सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ऐसे 5 सेल्स पर्सन है जिन्होंने अभी तक, मतलब जो इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन उनके पास कि अभी तक उन्होंने सेल्स अचीव नहीं किया जो टारगेट उनको मिला है। तो मैं बताऊंगा 5, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेल्स टारगेट डिफरेंस, अप्लाई, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। सॉर्ट करने के लिए आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, यानी मोर ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एक्सिस का।
सॉर्ट एक्सेस में आप सेलेक्ट कर सकते हो किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ सेल्स डिफरेंस सेंडिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसका डिफरेंस है वो ग्रेस है, और सबसे ज़्यादा सेल्स भी ग्रेस नहीं करवाई है, ठीक है। तो हो सकता है कंपनी इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हो, तभी इसको टारगेट बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन फिर भी उसने टारगेट अचीव अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो अब टाइटल थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम टॉप 5 दिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले मैंने चार्ट पे क्लिक किया, फिर मैं जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल, जनरल, टाइटल, और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके लिखता हूँ टॉप 5 सेल्स पर्सन बाय सेल्स, ठीक है। तो ये टॉप 5 आ गए, कंट्रोल C। और सेकंड चार्ट में जिसमें हम लोग बॉटम दिखा रहे हैं, तो हम लोग दिखाएंगे बॉटम इधर हम टॉप की जगह लिख देंगे बॉटम, बॉटम 5 सेल्स पर्सन बाय टारगेट डिफरेंस, ठीक है। तो ये टॉप 5 सेल्स पर्सन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्स करवाई है, और ये वो सेल्स पर्सन है जो जिन्होंने लीस्ट परफॉर्मेंस किया, मतलब, ठीक है, कि इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा टारगेट के हिसाब से। देन हम लोग दिखा सकते हैं एक टेबल। तो इसकी जगह मैं सबसे पहले तो इसमें डेटा हटा देता हूँ, क्लीन क्लीन, और इसकी जगह मैं दिखाऊंगा टेबल। तो टेबल के लिए आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे टेबल का आइकन मिल जाएगा आपको, और इसमें मैं दिखाऊंगा सेल्स पर्सन। देन मैं दिखाऊंगा इसमें सेल्स यानी रेवेन्यू कॉलम, ठीक है। देन मैं दिखाऊंगा टारगेट सेल्स, कि कंपनी देख सकती है कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना सेल्स करा है और कितना टारगेट उनको मिला था, ठीक है। और आप यहाँ पे कॉलम के बॉर्डर्स पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी स्पेसिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं नेम चेंज कर देता हूँ कि सम ऑफ टारगेट सेल्स की जगह लिखा होना चाहिए टारगेट सेल्स, ठीक है। और बाकी चार्ट्स में भी मैंने चेंजेस नहीं किया, तो इसको भी कर देता हूँ टारगेट डिफरेंस। देन इधर तो सेल्स लिखा ही हुआ है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग और दे देते हैं, या इसमें हम थर्ड कॉलम में डाल सकते हैं डिफरेंस का भी, कि कितने कितने का डिफरेंस रहता है। ये रहा, ठीक है। और अगर आपको सॉर्ट करना है तो हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं, इस डाउन एरो पे क्लिक करके। तो ये हमारा थर्ड चार्ट रेडी। देन फोर्थ चार्ट में हम लोग दिखा सकते हैं रीजन वाइज सेल्स, ठीक है, कि ऑल ओवर रीजन्स में क्या सेल्स करी है। तो रीजन आ गया, डेट की जगह, और यहाँ पे टाइम के बजाय हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम चार्ट, रीजन और सेल्स, सेल्स यानी रेवेन्यू, ठीक है। ये रीजन में चले गया, तो ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट रेडी हो चुका है। तो इसमें हम परफॉर्मेंस वगैरह बता रहे हैं कि टारगेट कितना मिला था और कितना टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। सेल्स पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि टॉप 5 सेल्स पर्सन कौन है, बॉटम कौन से हैं जिन्होंने अभी तक टारगेट अचीव नहीं किया है। रीजन के हिसाब से हमने सेल्स बताई, एक टेबल भी बनाई
जिसमें हम 3 चीज़ें बता रहे हैं, और साथ साथ इसमें हमने एक न्यू कॉलम भी बनाया, कस्टमाइज कॉलम। ठीक है, तो इतना करने के बाद एक और पेज बनाते हैं जिसमें हम लोग जितने भी हमारे पास सेल्स पर्सन है, यानी कि 8 सेल्स पर्सन है, तो उनका सेपरेट हम लोग कॉलम चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं। तो इसका नाम हम देंगे सेल्स पर्सन। ठीक है, तो सेल्स पर्सन नाम से मैंने एक शीट बनाई, या इसी को ही हम लोग डुप्लिकेट कर लेते हैं। इसका नाम कॉपी, Ctrl+C, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे जिस भी शीट को आपको डिलीट करना है, और डिलीट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक चार्ट बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट चार्ट कोई, इसमें मैं दिखाऊंगा पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से या पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के हिसाब से कौन से रीजन में उसने कितनी सेल्स करी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि इन सब चार्ट्स को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी वाली जो डुप्लीकेट शीट है उसमें किया है। ठीक है, तो इतना बड़ा मैंने एक बार चार्ट क्रिएट करा, और इसमें मेरे को एक ऑप्शन मिलता है बार चार्ट में स्मॉल मल्टीपल्स का। इसमें मैं डाल दूंगा रीजन। ठीक है, तो इसने चारों रीजन के हिसाब से बता दिया कि कौन से रीजन में कौन से सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स करी है। ठीक है, और इसमें से मैं फ़िल्टर भी हटा देता हूँ। फ़िल्टर हटाने के लिए आप फ़िल्टर पेन में जाके इरेज़र पे क्लिक कर सकते हो, यानी क्लियर फ़िल्टर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये चार्ट बन जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या इसके बजाय जो सेल्स पर्सन है उसको स्मॉल मल्टीपल्स में डाल दो, और रीजन कॉलम को डाल दो वाई एक्सिस में। तो ये हर एक सेल्स पर्सन का पर्टिकुलर बार चार्ट बना देगा। ठीक है, और इसमें से हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, जनरल, प्रॉपर्टी, सेल्स बाय रीजन, सेल्स पर्सन बाय रीजन, एंड रीजन। ठीक है, तो ये चार्ट का टाइटल भी आ गया। ठीक है, देन अब हम लोग चलते हैं लास्ट, पहले इसका नाम भी चेंज करके लिख देते हैं सेल्स पर्सन। ठीक है, और लास्ट हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें हम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो सबसे पहले जो होम वाला पेज था इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या डुप्लीकेट कर लेते हैं इसका, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग कस्टमर। ठीक है, और इसमें हम लोग दिखाएंगे, इसमें हमें बोला गया टू अंडरस्टैंड कस्टमर परचेज ट्रेंड एंड बाइंग पैटर्न। ठीक है, तो मैं कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है इसमें। तो सबसे पहले तो मैं कस्टमर का एज ग्रुप पता कर लेता हूँ कि कौन से एज के ग्रुप के कस्टमर हमारे पास आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कस्टमर काफ़ी सारी एज ग्रुप्स हैं, मतलब एज काफ़ी सारी है। मिनिमम 18 एज का कस्टमर आता है और मैक्सिमम 65 एज। तो मैं एक ऐसा कॉलम बना लेता हूँ कि मैं इनको ग्रुप्स में बांट लूँ। तो मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया, इस कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं कस्टमर एज ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ स्विच फंक्शन। जैसे आप एक्सेल में इफ फंक्शन लगाते हो वैसे ही हमारे पास स्विच फंक्शन भी होता है। इसमें मैं एक्सप्रेशन बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं ऊपर कमेंट्स में बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, कि जिस भी कस्टमर की एज लेस देन 30 होगी यानी कि वो यंग कस्टमर है। ठीक है,
जिस भी कस्टमर की एज 31 से लेकर 50 तक की एज होगी, उससे हम बोलेंगे कि वो हमारा एल्डर है कस्टमर। और लास्ट कि जिस जिस कस्टमर की एज मोर देन या अबव 50 एज होगी, वो कस्टमर हमारा होगा सीनियर सिटीज़न। तो स्विच फंक्शन में सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन बताऊंगा। तो एक्सप्रेशन है मेरा ट्रू। ट्रू इसलिए क्योंकि जितने भी हम लोग फंक्शन लगाएंगे उसमें वैल्यू पता करेंगे कि जो भी मैं लॉजिकल टेस्ट दूंगा वो ट्रू होना चाहिए, तभी उसके सामने वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो वैल्यू है मेरी कि जो एज नाम का जो कॉलम है सेल्स टेबल में, कस्टमर एज नाम का जो कॉलम है, उसमें अगर एज लेस देन 30 होती है, लेस देन इक्वल्स टू 30, तो उसके आगे लिखा हुआ है यंग। ठीक है। सेकंड है मेरे पास कि एज कि अगर किसी कस्टमर की एज ग्रेटर देन होती है 50, तो उसके आगे लिखा हुआ है सीनियर सिटीज़न। अदरवाइज मतलब लास्ट में मैं एल्स में बता भी सकता हूँ उसे कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में लिखा हुआ है एल्डर। ठीक है। तो ऊपर मैंने कमेंट्स में आपको बता रखा है, कमेंट्स आप डबल स्लैश में या फॉरवर्ड स्लैश में आप बता सकते हो कि ये कमेंट्स है। इसके आगे मैं जो भी लिखूँगा ये कोड का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। एंटर दबाया तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 36 जो कि हमारा सेकंड कैटेगरी में आता है। ठीक है, एल्डर में। तो इधर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं एज के हिसाब से बताऊँगा इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा मेरा एज ग्रुप कॉलम और इसमें मैं बताऊँगा सेल्स। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ख़रीदने वाले कस्टमर है वो है एल्डर। ठीक है, यानी 30 से लेकर 50 तक की एज के मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं। देन सेकंड में मैं प्रोडक्ट ही बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। देन ये भी सही है। और लास्ट में मैं बता सकता हूँ कैटेगरी बता देते हैं इसमें हम, या रीजन बता देते हैं कौन से रीजन से कस्टमर आ रहे हैं। तो मैप की जगह मैं यूज़ कर लूँगा कॉलम चार्ट, इसमें हम रीजन बताएंगे। ठीक है, रीजन, सिटी की जगह हम रीजन। तो हमारा लेआउट पूरा रेडी हो चुका है। परफॉर्मेंस वाले में हम रीजन को हटा देते हैं, इसके जगह हम दिखाएंगे एक तो हम लोग दिखा देते हैं टारगेट सेल्स, रेवेन्यू। क्लस्टर बना लेते हैं इसमें हम, किसके हिसाब से, रीजन के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से रीजन में कितना हमने टारगेट दिया था। तो हो सकता है वेस्ट रीजन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो, तभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट मिला हुआ है। ठीक है। और अगर आपको सेल्स को पहले दिखाना तो आप सेल्स ऊपर रख दो, ड्रैग करके, तो ये सेल्स ऊपर रख देगा। ठीक है। इसमें से टारगेट में अंडरस्कोर हटा देते हैं। ठीक है। तो अब लेआउट वगैरह रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं चाहता हूँ बटन्स वगैरह लग जाए कि मेरे पास 4 पेजेस है, तो मैं बटन्स पे क्लिक करके मैं सीधा स्विच कर सकूँ दूसरे पेज पे। तो बटन्स वगैरह लगाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में मैं क्लिक करूँगा बटन्स पे। बटन्स में मेरे पास ऑप्शन है
ब्लैंक का। ठीक है, मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो एक ब्लैंक आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इसका मैं साइज़ दे देता हूँ, या इसके अंदर हम लोग पहले टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं कि क्या लिखना है। तो टेक्स्ट मैंने ऑन किया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम। तो जैसा आप देख सकते हो बीच में होम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और फॉन्ट कलर अभी यही रहने देते हैं। फिल कलर ऑन कर देते हैं क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, फॉन्ट अब थोड़ा डार्क बोल्ड कर देते हैं। तो ये पहला बटन बन गया। ऐसे मेरे को 4 बटन बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो सबके नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि पहला होम के लिए, दूसरा होना चाहिए परफॉर्मेंस, थर्ड होना चाहिए सेल्स पर्सन, और लास्ट वाला है मेरा कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये मेरे बटन्स रेडी हो गए। फॉर्मेटिंग थोड़े से हम लोग एडजस्ट कर देते हैं इसे कि ये होना चाहिए कुछ इस पोजीशन पे। ठीक है, इन सबको भी मैं एक लाइन में ले आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर प्रॉपर्टी में जाके इसकी हाइट सही कर देते हैं कि हाइट होनी चाहिए 40, या तीनों को सिलेक्ट, चारों को सिलेक्ट करके इन सब की हाइट होनी चाहिए 40। ठीक है, ब्रेड्थ होनी चाहिए 150। ठीक है, तो अब ये इक्वल हो गए साइज़ में। सबसे पहले वाले की पोजीशन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली कर देते हैं इनको 50। ठीक है, और वर्टिकली कर देते हैं इनको 200। ठीक है, 210। ठीक है, 210, और इसको कर देते हैं 350। ठीक है, और बाकी सब पे मैं क्लिक करके फॉर्मेट वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इक्वली इनमें स्पेसिंग आ गई है। देन अभी भी अगर आप अलाइनमेंट देखोगे तो ये अभी भी आगे पीछे है। तो होम का मैंने पोजीशन दे रखा था वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 50, तो इन सब की पोजीशन भी मैं 50 कर देता हूँ, 50। तो अब ये एक लाइन में भी आ गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँ तो मैं परफॉर्मेंस वाली शीट पे चले जाऊँ, सेल्स पर्सन पे क्लिक करूँ तो सेल्स पर्सन वाली शीट पे चले जाऊँ। तो अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं परफॉर्मेंस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो मैं परफॉर्मेंस वाली शीट पे चले जाऊँ। तो वो कैसे होगा, जैसे आपने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो आपको फॉर्मेट बटन में आपको ऑप्शन मिलता है एक्शंस का। तो एक्शन को सबसे पहले मैंने ऑन किया, फिर मैंने क्लिक किया, उसके बाद टाइप मैंने सेलेक्ट किया कि इसमें होना चाहिए पेज नेविगेशन, ये एक नेविगेटर की तरह काम करे, और डेस्टिनेशन बताई परफॉर्मेंस। जो मैंने शीट का नाम दिया वो सारी शीट्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को परफॉर्मेंस वाली शीट पे ही जाना है। सेल्स पर्सन पे क्लिक करा, ऑन करा एक्शन, और नेविगेटर इस पे होना चाहिए सेल्स पर्सन, और कस्टमर वाले बटन पे क्लिक किया, इसका भी होना चाहिए पेज नेविगेटर देन कस्टमर। ठीक है, तो इन सबको कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कंट्रोल की को होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा तो मैं दूसरी शीट पे पहुँच जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मेरे को कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब पे पहले मैं नेविगेटर एक्शन मैंने ऑफ़ कर देता हूँ इसमें, इन सब में। ठीक है, एक्शन मैं बाद में ऑन कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल की को होल्ड करके इन सबको मैंने, चाहिए अभी भी वर्क कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, इसका एक्शन ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब कंट्रोल की को होल्ड करके इन सबको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसमें पेस्ट, सेकंड वाले में पेस्ट,
और थर्ड वाली शीट में भी पेस्ट। ठीक है, अब मैं नेविगेटर ऑन कर लेता हूँ इन सब का, कि इसका भी ऑन हो जाए, इसका भी ऑन हो जाए और लास्ट वाले का भी ऑन हो जाए। और एक बार चेक कर लेते हैं कि इन सब में सही लगा है कि नहीं। हाँ, तो सब में सही लगा हुआ है। परफॉर्मेंस वाली में चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को परफॉर्मेंस में होम का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाली शीट में मैं ऑलरेडी हूँ, मेरे को यहाँ पे होम बटन का लगाना पड़ेगा। दैन सेल्स पर्सन का पहले से एक्टिव है और कस्टमर का भी सही है। ठीक है, दैन सेल्स पर्सन, इसमें मैं होम का ऑन कर लेता हूँ और बैक पेज नेविगेटर, दैन होम, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। सेल्स पर्सन का ऑफ कर सकते हो क्योंकि उसी शीट पे हम पहले से ही हैं। कस्टमर का ऑन कर लेते हैं। दैन लास्ट शीट में भी सेम प्रोसेस करेंगे। पेज नेविगेटर, परफॉर्मेंस, ठीक है, दैन इसको भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप स्विच कर सकते हो, आप कंट्रोल की को होल्ड करके जिस पे भी क्लिक करोगे आप उस शीट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका एक लेआउट रेडी हो चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको अब कलरिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, सबकी स्पेसिंग सेम है तो मैं खाली एक का ले लूँगा, बाकी सब पे सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। देन अब मैं जाऊँगा पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट पे इसलिए कि ताकि मैं अपना खुद का एक लेआउट रेडी कर लूँ। तो पावर पॉइंट पे जाएंगे हम और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, और जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी हो जाता है, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो शेप वगैरह ऐड करते हैं, कि मैंने यहाँ पे शेप पे क्लिक किया होम बटन, होम टैब में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक शेप लग जाए कि जितने भी कार्ड्स हैं उन सबको मैं कंबाइन दिखाऊँ। तो ये पूरा एरिया मेरे कार्ड्स के लिए होगा। ठीक है, देन सेकंड, ये जो पूरा एरिया है इसमें मैं खाली चार्ट्स दिखाऊंगा। तो इसमें खाली चार्ट्स शो होंगे। देन इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है कि ये जो एरिया है पूरा, ठीक है, या मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैं एक लेआउट बना रहा हूँ। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने एक वेबसाइट यूज़ कर रखी है जिसका नाम है कलर हंट। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कलर हंट नाम का जो वेबसाइट है उस पर आप कलर पैलेट्स आपको मिल जाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन। तो मैं चाहता हूँ जो कैनवास का बैकग्राउंड होगा वो इस कलर का होगा, मतलब डार्क ब्लू। तो यहाँ पे आप हैशटैग पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा उसका कोड। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैनवास का बैकग्राउंड लगा देता हूँ और इसको कर देता हूँ बैकवर्ड। ठीक है, और कलर चेंज करने के लिए मैं इस बैकग्राउंड वाले शेप पे क्लिक करूँगा, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, देन मोर फिल कलर, और यहाँ पे मैं इस कलर का, तो अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो भी कलर कोड मैंने यूज़ किया था। ठीक है, मतलब यहाँ पैलेट से उठाया ये वाला कलर। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं इस इमेज को हटा सकता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है मैं चाहता हूँ इस पर दूसरा कलर हो, तो यूज़ करूँगा। तो मैं फिर से इस शेप पे क्लिक करके शेप, इस पे, देन
इस पे और पेस्ट। ओके, तो ये कलर आ गया और यही सेम कलर मैं चाहता हूँ चार्ट्स के बैकग्राउंड में भी लगे। ठीक है, तो ये मेरा एक तरह से लेआउट रेडी हो चुका है। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक करोगे फाइल पे, फिर सेव एज़, ब्राउज़, जहाँ पे भी आपको सेव करना है। जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ। इसको मैं मतलब सेव करूँगा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट यानी CSG फाइल पे, क्योंकि अगर फाइल स्ट्रेच होगी तो पिक्सल नहीं फटेंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं कवर ऑफ कैनवास। ठीक है, और इस पर क्लिक कर देंगे जस्ट दिस वन, क्योंकि खाली इसी पेज को मेरे को सेव करना है। अब मैं पावर BI पे वापस जाऊंगा। ऐड करने के लिए मैं क्लिक करूंगा विजुअल्स पे, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, फिर मैं क्लिक करूंगा कैनवास बैकग्राउंड और इसको एक बार रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दूंगा। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का यूज़ होता है कि जैसे आपने अगर खिचड़ी बना दी या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने जो फॉर्मेटिंग करी है, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी इस पर्टिकुलर फीचर्स में। तो बैकग्राउंड अब रीसेट हो चुका है। तो मैं ब्राउज़र पे जाके इससे ऐड कर देता हूँ और स्ट्रेच। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड लग चुका है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे अभी क्या दिक्कत आ रही है कि जो चार्ट्स का बैकग्राउंड है उसकी वजह से कैनवास का बैकग्राउंड छुप रहा है। तो एक साथ चार्ट्स का बैकग्राउंड हटाने के लिए आप क्लिक कर सकते हो व्यू पे। व्यू टैब में आपको ऑप्शन मिलता है थीम्स का। ठीक है, आप यहाँ से भी क्लिक करके थीम्स लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्लिक करो कस्टमाइज करंट थीम। ठीक है, विजुअल, यहाँ पर बैकग्राउंड, चार्ट्स के बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और अप्लाई। तो जितने भी चार्ट्स हैं उन सब का बैकग्राउंड अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, ये हर शीट पे होगा। तो इन सब पे भी मैं सेम चीज़ कर देता हूँ कि इन सब को मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, देन इन सब पे भी स्ट्रेच, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी 0। फिर सेल्स पर्सन के साथ भी सेम चीज़, स्ट्रेच, ट्रांसपेरेंसी 0। ठीक है, इसको भी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, स्ट्रेच, ट्रांसपेरेंसी 0। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब इसमें कर लेते हैं थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग। जैसे जितने भी कार्ड्स है ये सब विजिबल नहीं है, तो इन सब कार्ड्स को मैंने पहले सेलेक्ट करा कंट्रोल की को होल्ड करके। विजुअलाइजेशन में गया, फॉर्मेट योर विजुअल, फिर मैं जाऊंगा इस पर कॉल आउट वैल्यू पे, कलर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो हम इसका कलर रखेंगे ये क्रीम कलर। तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ कोड को। तो ये आ गया इसका कलर। तो इसका थोड़ा सा कलर हल्का सा डिम होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा येलो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। और टेक्स्ट का कलर हम लोग या तो वाइट रख देते हैं। हाँ, वाइट फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे कार्ड्स बन गए। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड्स रेडी हो चुके हैं। देन हम लोग चार्ट्स के साथ भी सेम चीज़ कर देते हैं कि इसमें पहले तो ग्रिड लाइंस ऑफ, फिर बार्स में हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग कलर्स में दिखे, जो कि अच्छा लगेगा दिखने में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एपेक्स का सिंबल दिख रहा है ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसमें हम ग्रेडियंट्स दिखा रहे हैं सेल्स के बेसिस पे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कलर होना चाहिए ये डार्क ब्लू। ठीक है,
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कलर होगा डार्क ब्लू और मिनिमम वैल्यू के लिए कलर होना चाहिए लाइट ब्लू, कि जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है उस हिसाब से बाकी चीज़ें भी रेड हो, कुछ इस तरह से दिखेगा। और लेजेंड्स यहाँ पे मैं ऑफ़ कर दूंगा। टाइटल को मैं कर देता हूँ मिड में, मतलब सेंटर अलाइन कर देता हूँ जनरल्स पे जाके। और जैसे जो वैल्यूज़ का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा डिम हो रखा है, तो मैं इसको कर दूंगा मैं ब्लू। ठीक है, और स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ये लिखा होना चाहिए इसमें साइज़ 10। ठीक है, देन वाई एक्सेस में भी हम सेम चीज़ करेंगे कि वैल्यू का कलर होना चाहिए हमारा एक साइज़ बड़ा और बोल्ड, कलर होना चाहिए ब्लू। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसके एक्सेस की भी फॉर्मेटिंग कर दी है, तो वाई एक्सेस का थोड़ा देख लेते हैं एक बार। वैल्यू देन ऑटो। ठीक है, इसको अगर थाउजेंड्स में करें तो ठीक है, थाउजेंड्स में ज़्यादा विजिबल है। वैल्यू पहले मिलियंस में थे तो 0 पॉइंट, सारी वैल्यूज़ 0 पॉइंट में थी, तो थाउजेंड्स में ज़्यादा समझ में आ रहा है। टाइटल्स इसका भी कलर कर देते हैं हम लोग ब्लू, इसको कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग स्टाइल में, या फिर इसको भी हम लोग इसी में कर देते हैं। ठीक है, देन सेकंड एक्सेस के साथ भी हम लोग सेम चीज़ कर देते हैं टाइटल, देन ये, और ठीक है। अब हेडिंग की बारी आ जाती है, तो हेडिंग में भी चेंजेस कर तो इसके बाद आप, जैसे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है, तो इसी फॉर्मेटिंग को मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके बाकी जगह कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसमें फॉर्मेटिंग हो गई। आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, मतलब जिस भी चार्ट की आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, तो उस चार्ट पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। तो जो आपका मैप बना है इसमें थोड़ी चेंजेस कर देते हैं कि मैप आपका दिखना चाहिए डार्क में, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। और इसमें कलर होना चाहिए, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसको हटा देते हैं। इसकी जगह हम कलर लगाएंगे ये वाला। ठीक है, येलो कलर ही जो बैकग्राउंड कलर है। और इसमें हम लोग शेड्स को पहले ऑन करके रखते हैं, मार्कर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, या फिर लाइन सीरीज। ठीक है, कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसका मैंने मार्कर हटा दिया है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने मैंने चार्ट पे क्लिक किया, फॉर्मेट योर विजुअल, यहाँ पे लाइंस पे गया, तो सबसे नीचे मेरे को ऑप्शन मिलता है लीनियर का। तो लीनियर की जगह मैं इसको स्मूथ पे क्लिक कर देता हूँ, तो थोड़ा कर्वी लगता है। स्टेप पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा स्मूथ बना देते हैं। कलर इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं कि डार्क ब्लू होना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। पाई चार्ट में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं डोनट चार्ट में, कि कलर इसका थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए। क्लोथिंग के लिए डार्क कलर ठीक है। होम अप्लाइंसेस के लिए थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरे पास आता है टॉय, तो टॉय के लिए थोड़ा लाइट कलर ठीक है।
देन मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए और लाइट कलर होना चाहिए, या फिर ठीक है। और लास्ट मेरे पास फर्नीचर का कैटेगरी है, तो उसमें भी ठीक है, कुछ इस तरह का इसमें कलर होना चाहिए। तो मल्टीपल कलर्स हो गए। और हेडिंग जो भी लेबल्स है, लेबल्स का कलर भी चेंज कर देते हैं। लेबल्स का कलर कर देते हैं ब्लू, स्टाइल कर देते हैं ये, और साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें शेयर वगैरह पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग चेंजेस कर देते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में कैसी वैल्यू दिखनी चाहिए। ब्लू स्टाइल होना चाहिए, बोल्ड साइज़ होना चाहिए 11। ठीक है, टाइटल भी हमारा ब्लू होना चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए, कहाँ गया। ठीक है, और सेम चीज़ मैं वाई एक्सिस में करूँगा। टाइटल स्टाइल होना चाहिए अपना। ठीक है, इसमें स्टाइल चेंज नहीं किया। ठीक है, तो जैसे इसमें थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा मैं खींच दूंगा इस साइड। ठीक है, तो एक तरह से ये लेआउट रेडी, फॉर्मेटिंग भी हो चुकी है। इन सब स्लाइसर में भी हम लोग चेंजेस कर देते हैं, तो सिलेक्ट किया, एक के साथ इन सब की सेटिंग चेंज कर देते हैं कि हेडिंग का कलर होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग तो चलो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं कि टेक्स्ट का कलर होना चाहिए डार्क ब्लू। ठीक है, स्टाइल होना चाहिए ये। ठीक है, थोड़ा छोटा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा लग रहा है। ठीक है, देन वैल्यूज़ जिसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए डार्क ब्लू। ठीक है, टेक्स्ट कलर होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको फ़िल्टर नज़र आ रहा है। देन अब बटन्स की बारी, तो एक बटन को बस फॉर्मेटिंग करना है, बाकी सब पे हम फॉर्मेट पेंटर लगा सकते हैं। तो मैंने बटन पे क्लिक किया, स्टाइल पे क्लिक किया। स्टाइल के बाद इसका टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज कर देते हैं कि ब्लू होना, येलो होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर यानी फिल पे जाएंगे, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे डार्क ब्लू। तो ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं 0। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह का बटन दिख रहा है। अब जो मैंने यहाँ पे किया, अभी इसमें एक चीज़ और कर देते हैं कि बॉर्डर्स अच्छे नहीं लग रहे, तो बॉर्डर को भी हटा देते हैं, स्टाइल बॉर्डर ऑफ। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके बाकी सब में भी वो चीज़ कर देते हैं। अब डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो मैंने यहाँ पर किया, अब मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं अभी होम पेज पे हूँ या किसी पेज दूसरे पेज पे हूँ। तो मैं होम पेज को अलग से हाईलाइट करूँगा, बाकी सब पे थोड़ा सा फ्रीड होना चाहिए कि दूसरा लाइट कलर होना चाहिए। तो फिल और इसका कलर हम लोग कर देंगे हल्का सा लाइट। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि लगे कि हाँ इस वाले पेज पे करंटली अभी हम हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ वॉलमार्ट का एक लोगो। तो लोगो लगाने के लिए अब मैंने इधर क्लिक किया इमेज पे। लोगो आप क्लिक कैसे ऐड करोगे, दोबारा से दिखा देता हूँ। विजुअलाइजेशन में आपको सबसे नीचे, सबसे लास्ट कॉलम में सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इमेज का। इमेज पे क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग लोगो लगाएंगे वॉलमार्ट का, स्टाइल, इमेज, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इमेज का।
तो मेरे पास पहले से ही वॉलमार्ट की एक इमेज पड़ी हुई है, एक लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। आइकन्स, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है पहला रिपोर्ट पेज, और सेम फॉर्मेटिंग बाकी सब में कर देंगे, ठीक है। तो बाकी सब में करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो फॉर्मेटिंग करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो जब भी मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँगा तो परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है। सेल्स पर्सन पे क्लिक करूँगा तो सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन और एक मैप दिख रहा है, ठीक है। इसमें आइकन्स मैंने ऐसे लगाया कि इमेज पे क्लिक करके, ठीक है, और बैकग्राउंड रिमूव कर रखा आइकन्स का, ठीक है, PNG फॉर्मेट में। तो इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए आप आयोटा अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितने भी इस वीडियो में रिसोर्सेज यूज़ करें उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। तो सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।